अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 9 कौमी आमदनी, जिसे गुजराती में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आवक। तो इससे पहले के पीरियड में मैंने आपको कि राष्ट्रीय आवक मापननी यानी कि क्या बताए थे, मैंने आपको उसके 3 तरीके बताए थे कि राष्ट्रीय आवकनु मापन यानी कि कौमी आमदनी की पैमाइश, इसके बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो इसके मैंने आप लोगों को 3 पॉइंट बताए थे, उत्पादन पद्धति, आवकनी पद्धति और खर्चनी पद्धति, पैदावार का तरीका, आमदनी का तरीका और इखराजात का तरीका। तो हमने पैदावार के तरीके में देखा था, कितने पॉइंट देखे थे, 12 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए थे। इसके बाद आज हम देखेंगे आज के पीरियड के अंदर कि दूसरा जो तरीका है इसका आमदनी का तरीका, जिसे हम गुजराती में कहेंगे आवक खर्च आमदनी का तरीका। क्या कहेंगे, आमदनी का तरीका, और गुजराती में इसे कहेंगे आवक पद्धति। तो इससे पहले भी मैंने आपको लेसन जब स्टार्ट किया था तो आवक पद्धति के अंदर हमको इसकी जो तारीफ किसने पेश की थी, प्रोफेसर पीगू ने। किसने, प्रोफेसर पीगू के ऊपर मुनहसिर थी इसकी तारीफ, जिसे हमें बताया था कि पैदावार के 4 वसाइल हैं। तो हमारे पैदावार के 4 वसाइल कौन कौन से हैं, एक तो ज़मीन, दूसरा सरमाया, तीसरा मेहनत और चौथा मुंतजिम, जिसे हम गुजराती में कहेंगे ज़मीन, मूडी, श्रम અને નિયોજક। यानी कि उत्पादनના 4 साधनों છે, यानी कि पैदावार के 4 वसाइल है। कौन कौन से, एक तो ज़मीन, मूडी, श्रम और नियोजक। ज़मीन, सरमाया, मेहनत और मुंतजिम। और इन चारों के ज़रिए जो आमदनी हासिल होती है वो तमाम के तमाम आमदनी का मजमुआ किया जाता है। इसके अलावा जो गैर मुल्क से मिलने वाली हमारे पास खालिस आमदनी है उसमें भी इसको शामिल किया जाता है। लेकिन जो सरकारी जो सब्सिडी हमको होती है उसे हम क्या करते, माइनस कर डालते, उसे गिना जाता नहीं। इसके अलावा जो दूसरे हाथ से यानी कि सेकंड हैंड जिसको हम कहेंगे, तो दूसरे हाथ की जो अशिया की आमदनी है उसको भी हम शामिल कर सकते नहीं है। तो आमदनी के तरीके के हम देखेंगे इसके पॉइंट। तो इसके पॉइंट के अंदर सबसे पहले है कि इसकी अहमियत वाली बातें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि वसाइल की आमदनी को गिना जाता है। क्या कहते हैं, नंबर इसका पहला पॉइंट है आवकनी पद्धति, यानी कि आमदनी के तरीके का पहला पॉइंट है वसाइल की आमदनी को गिना जाता है। अब वसाइल की आमदनी को गिना जाता है तो कौन कौन से तरीक़ों से वसाइल जो साधन है, वसाइल है, उनको कौन कौन से तरीके हैं जिसकी आमदनी को हम गिने जा सकते हैं। तो उसके भी फिर पेटा पॉइंट है उसके अंदर। नंबर ए है किराए की आमदनी, सूद की आमदनी, तनख्वाह की आमदनी, और डी है नफ़े की आमदनी। तो सबसे पहले हम देखेंगे किराए की आमदनी, जिसे हम गुजराती में कहेंगे भाड़ानी आवक। तो ज़मीन, मकान वगैरह जो हमको भाड़े से मिलते हैं या फिर हम भाड़े से देते हैं और उसकी जो आमदनी आती है उस तरीके से हम उसे गिना जाता है। यानी कि ख़ुद के मकान में रहते हुए भी हम भाड़े की आवक को हासिल करते हैं, और उसे मैंने पहले ही बताया था कि इसको मुआवजा भाड़ा भी कह सकते हैं, कि मुआवजा भाड़ा ले सकते हैं। तो उसी आमदनी को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो किताबें हैं, फिर इसके बाद कॉपीराइट से पेटेंट है, जैसे जो ओहदेदार है उनकी वजह से जो मिलने वाली आमदनी है उसे भी हम गिन सकते हैं। अब इसके बाद है सूद की आमदनी। तो भाई सूद की आमदनी किस तरह से हासिल होती है, ब्याजनी आवक। तो जो लोग हैं वो साल के दरमियान अपने सरमाए के ऊपर सूद हासिल करते हैं, बैंकों में रखते, इधर रखते हैं, तो उससे सूद हासिल होता है। तो उसे भी हम इसमें गिने जाता है। लेकिन रियासत की तरफ से जो मिलने वाला सूद है उसको हम क्या करते हैं, माइनस रखा जाता है, क्योंकि
रियासत से जो टैक्स के ज़रिए जो आमदनी हासिल होती है उस सूद के तरीके से उस पैसे को वो चुकाते हैं और सिर्फ वो सरमाए की ही हेरा फेरी यानी कि लेन देन कर सकते हैं। इसके बाद का पॉइंट है तनख्वाह की आमदनी। कौन सा पॉइंट है? तनख्वाह की आमदनी यानी कि वेतनी आवक। तो जो मज़दूरों को साल के दरमियान उनके जो काम के बदले में जो तनख्वाह दी जाती है यानी कि पगार जो हासिल होता है उसे गिनने में आता है। कब? कौमी आमदनी गिनी जाती है तब, क्योंकि हम फिलहाल कौमी आमदनी के गिनने के तरीके के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। अब उसके बाद है नफ़ानी आवक यानी कि नफ़े की आमदनी। तो जो मुंतज़िम है जो पैसे को रोकता है और जिससे वो नफ़ा हासिल करता है उस नफ़े की आवक को भी इसमें शामिल किया जाता है। जैसा कंपनियां अपने नफ़े को अनामत के तौर पर रखती है और चुकाती है, देती है, और उसका जो टैक्स होता है उसका भी शुमार इसमें किया जाता है। यानी कि जो नफ़े की आवक है उसको भी कौमी आमदनी में हम गिन सकते हैं। अब इसके बाद है ये हमारा क्या हुआ? पहला पॉइंट हुआ कि आवकनी पद्धति। सबसे पहले हमने 3 तरीके देखे थे। मैंने आपको बताए थे कि उत्पादन का तरीका, तो उत्पादन के तरीका यानी कि पैदावार के तरीके के अंदर मैंने आप लोगों को 12 पॉइंट समझाए थे। उसके बाद हमारा कौमी आमदनी की पैमाइश का दूसरा जो पॉइंट था वो था आमदनी का तरीका। तो आमदनी के तरीके के अंदर मैंने आप लोगों को अभी फ़िलहाल उसका पहला पॉइंट समझाया यानी कि वसाइल की आमदनी को गिना जाता है। लेकिन वसाइल कौन कौन से ऐसे वसाइल है कि जिसकी आमदनी को हम गिन सकते हैं? तो नंबर 1 है किराए की आमदनी, सूद की आमदनी, तनख्वाह की आमदनी और नफ़े की आमदनी। तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ आमदनी की तरीके के अंदर। याद रहे कि हो सकता है कि वो दे सकते हैं कि राष्ट्रीय आवक मांग या राष्ट्रीय आवकना मापन मांग आवकनी पद्धति जણાવો, तो फिर हमको सिर्फ आवक की पद्धति के बारे में ही जानकारी देनी है। अगर वो देता है कि राष्ट्रीय आवकना मापનમાં उत्पादन पद्धतिना विशेष माहिती आपो, तो हमको सिर्फ 12 पॉइंट वो लिखने के और उसके बारे में जानकारी देनी है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट आमदनी के तरीके का पहला पॉइंट। और इसके मैंने आपको बताया है कितने पेटा पॉइंट है? 4। किराए की आमदनी, सूद की आमदनी, तनख्वाह की आमदनी और नफ़े की आमदनी। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका दूसरा पॉइंट कि ना गिनने में आने वाली आमदनी, ना गणवामा आवती आवको। तो वो कौन कौन सी आमदनी है जिसको राष्ट्रीय आवक के अंदर गिना नहीं जाता है? तो कौमी आमदनी के अंदर यानी कि पैमाइश की आमदनी के अंदर, आमदनी पद्धति के अंदर यानी कि आमदनी के तरीके के अंदर जो बख्शिश है, जो बख्शिश करते हैं, बख्शिश, इनाम, इसके अलावा तोहफा, इसके अलावा जो लूट मार की जो आमदनी, चोरी, बेकारी या फिर जो बुढ़ापे में मिलने वाली सरकारी मदद है वो आमदनी, इसके फिर लॉटरी की आमदनी, ये जितनी भी आमदनी है ये तमाम के तमाम को कौमी आमदनी में शामिल नहीं किया जाता है। समझ पड़ी कौन कौन सी है, कौन कौन सी ये है आमदनी? एक तो इनाम के तौर पर जिसको हम देते, बख्शिश के तौर पर देते, तोहफे के तौर पर देते, या लूट मार करके जो आमदनी हासिल करते वो चोरी करके हासिल करते हैं, या बेकारी की जो आमदनी करते हैं, बेकारी होती है और उसके अलावा वो ज़ख़ीरा करके जो आमदनी होती है, या फिर जो बुढ़ापे में मिलने वाली सरकारी मदद की आमदनी, लॉटरी की आमदनी, ये तमाम वगैरह तमाम आमदनी को कौमी आमदनी में शामिल किया जाता नहीं है। इसके बाद का तीसरा पॉइंट है हमारे पास कि सरकार के ज़रिए दी गई सब्सिडी मनफी की जाती है। कौन सा पॉइंट है हमारे पास? कि जो सरकार हमको मदद देती है, सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब होता है कि मान लो कि कोई चीज़ 2 लाख रुपए की है और सरकार हमको 50,000 रुपये की सब्सिडी देती है, तो उसके इवज़ में हमको 1.5 लाख रुपए भरे जाते हैं और 50,000 रुपये हमको क्या कर दिया जाता है? माफ़ किया जाता है। उसे बोलते हैं सब्सिडी।
तो सरकार के ज़रिए दी गई सब्सिडी को भी क्या करते हैं, मनफी कर देते हैं, यानी कि उसको बात कर दिया जाता है। इसके अलावा गैर मुल्की आमदनी को शामिल किया जाता है। इससे पहले भी बता चुकी कि बाहर से आने वाली यानी कि गैर मुल्की चौखी आमदनी, जिसे खालिस आमदनी भी हम कह सकते हैं, कि गैर मुल्क से खालिस आमदनी को इसमें शामिल किया जाता है। यानी कि जब हम निकास करते, बरामद करते और उसका जो पैसा आता है, जो सरमाया आता है, तो उसको भी हम कौमी आमदनी में शामिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा है 5वां पॉइंट के सार्फिन के सामान की लेन देन या फिर वपरासी इस्तेमाली, जो इस्तेमाल करने वाली है अशिया, तो सार्फिन के सामान की लेन देन से हासिल करदा जो कमीशन या इनकम की जो आमदनी होती है, हम आमदनी के तौर पर शामिल कर सकते हैं। कि जो इस्तेमाली अशिया हमारी है, उससे जो हासिल होने, जिससे हम लेन देन करते हैं और जिससे कमीशन मिलता है हमको या उससे इनकम हासिल होती है, तो ऐसी आमदनी को भी हम कौम यानी कि राष्ट्रीय आवक के अंदर कौम या आमदनी के तरीके में शामिल कर सकते हैं, या कौमी आमदनी के अंदर भी उसको शामिल किया जाता है। इसके बाद हमारा 6ठा पॉइंट है कि जिस आमदनी से मासियात में अशिया और खिदमत की पैदावार का बहाव होता हो और जिससे मासियात में अशिया की सरमायाकारी की कद्र में इजाफा होता हो, तो उस आमदनी को भी हम गिन सकते हैं। कि जो आमदनी से हम मासियात, जैसे हमारे पास रुपया है और उस मासियात के अंदर उस आमदनी से हम अशिया और खिदमत की दूसरा हम पैदावार करते हैं, सरमाया हमारे पास है, लेकिन उस पैसे के ज़रिए हम कोई बिजनेस कर रहे या कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, तो उस पैसे से जो अशिया और पैदावार का जो बहाव होता है, यानी कि जो उसका वसीपना होता है, जिससे जो पैदावार होती है फिर वो बाज़ार में हो जाएगी, उसके एवज़ में हमको दूसरा सरमाया मिलेगा ना। तो जिससे मासियात में अशिया की सरमायाकारी, जिससे आमदनी से मासियात में अशिया की सरमायाकारी की कद्र में इजाफा होता हो, तो उस आमदनी को भी हम गिन सकते हैं। और 7वां पॉइंट हमारा है कि दूसरे हाथ वाले अशिया की आमदनी को शामिल नहीं किया जाता। ये मैं पहले सेकंड हैंड वाला मैं बोल चुकी पहले ही। तो सेकंड हैंड यानी कि दूसरे हाथ की अशिया की आमदनी को इसमें शामिल नहीं कर सकते। मसलन मोबाइल जो है, मोबाइल का नवा मॉडल आने से जूना मॉडल है, उसकी जो कीमत होती है, उसकी जो आमदनी होती है, उसको हम शामिल कर सकते नहीं है। मिसाल के तौर पर जो मोबाइल है, तो मोबाइल वही है, लेकिन उसके एवज में जो नया मॉडल का जो आने वाला मोबाइल है, तो जो जूना मोबाइल की जो कीमत है, उसको हम राष्ट्रीय कौमी आमदनी में गिन सकते नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि राष्ट्रीय आवक के अंदर अगर 2000 के अंदर उसकी आमदनी राष्ट्रीय आवक में गिना चुकी है, लेकिन वही मॉडल अगर जूना वो मॉडल हो गया और 2001 में भी अगर वो चल रहा है, तो वो 2000 के मॉडल का जो मोबाइल है, उसकी आमदनी को हम 2001 की कौमी आमदनी के अंदर गिन सकते नहीं हैं। तो ये थे हमारे किसके पॉइंट, 7 पॉइंट थे कौमी आमदनी के तरीके से। तो कौन कौन से पॉइंट थे हमारे? सबसे पहले था कि वसाइल की आमदनी को गिना जाता है। उसके हमने 4 पॉइंट आपको बताए कि किराए की आमदनी, सूद की आमदनी, तनख्वाह की आमदनी और नफ़े की आमदनी। दूसरा पॉइंट था हमारा कि ना गिनने में आने वाली अशिया या आमदनी, ना गिनने में आने वाली आमदनी। और उसके अंदर में बताया कि कौन कौन सी ऐसी अशिया है कि जिसके आमदनी को हम कौमी आमदनी में नहीं गिन सकते। तो बख्शिश थी, इनाम था, इसके अलावा तोहफा था, लूट मार करके जो आमदनी हासिल होती है वो चोरी करके, इसके अलावा बुढ़ापे में हासिल होने वाली सरकारी मदद, लॉटरी की सरमाया, ये तमाम के तमाम को हम कौमी आमदनी में गिन सकते नहीं है। इसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट आपको बताया कि सरकार के ज़रिए दी जाने वाली सब्सिडी को हम क्या करते हैं, उसे भी गिना नहीं जाता, उसे माइनस कर दिया जाता है, यानी कि बात कर दिया जाता है। चौथा पॉइंट था कि गैर मुल्की खालिस आमदनी को हम कौमी आमदनी के पैमाइश में गिन सकते हैं कि बाहर से आने वाला पैसा। इसके अलावा इस्तेमाली अशिया के हासिल होने वाला कमीशन, इनकम, उसको भी हम कौमी आमदनी में गिन सकते हैं। छठा पॉइंट है कि
आमदनी के ज़रिए मासियात में जो अशिया और खिदमत की पैदावार का जो बहाव होता है और जिससे मासियाती निज़ाम में उस अशिया से सरमायाकारी की कदर में अगर इजाफा होता है तो इसी आमदनी को भी हम गिन सकते हैं। और आखिरी हमारा पॉइंट था कि दूसरे हाथ वाले अशिया की आमदनी को शामिल नहीं किया जाता। मसलन मैंने आपको बताया मोबाइल की मिसाल देकर। अब उसके बाद हम इसका आखिरी पॉइंट देखेंगे, खर्च की पद्धति, यानी कि कौन सा पॉइंट देखेंगे हम, कौमी आमदनी के पैमाइश का तीसरा पॉइंट हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, खर्च की पद्धति।